चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में, वैदिक इरा के बारे में। और छत्तीसगढ़ के वैदिक इरा में चीज़ें क्या थी, पर्वत, नदियों, है ना, इनके नाम क्या थे, इन सब चीज़ के बारे में देखा था। और है ना, एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके क्या थे पॉइंट्स थे उस पर। तो देखो, नदियों का नाम हमने देखा था कि रेवा कहा गया है नर्मदा को। महानदी क्या कहा गया है जी? तो महानदी क्या कहा गया है? ऋषिकुल्या कहा गया है। और क्या कहा गया है महानदी को? चित्रोत्पला कहा गया है ना। ठीक है, तो आपको ये साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? ऋषिकुल्या मार्कंडेय पुराण में कहा गया है ना। चित्रोत्पला कहा गया है ना। मत्स्य पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है। तो इन सब जगह आपको किसका, आपके महानदी का नाम चित्रोत्पला मिला। इसके अलावा मंदगा किसे कहा गया है? मंदगा किसे कहा गया है? किसको? मांड नदी को कहा गया है क्या? मंदगा कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हमने देखा कि लीलागर को क्या कहा जी? नीलोत्पला कहा है। क्या कहा है? नीलोत्पला कहा गया है। पैरी को क्या कहा गया है? पयोधरा कहा गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। इसके अलावा शिवा या शुनी कहा गया है किसे? शिवनाथ नदी को। किसे? शिवनाथ नदी को शिवा या शुनी कहा गया है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, है ना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो सूत्र काल आता है, यानी पुराणों में कहा गया है। मैंने बताया कि भाई वैदिक काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। उत्तर वैदिक काल को हमने देखा है कि भाई हम कई भागों में बांट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल मैंने जो आपके जो शेष जो 3 वेद है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलन हुआ है वहां पर। और उसके बाद है ना, हम देखा कि विंध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आर्यों का क्या हुआ? प्रसार हुआ। और हमको पुराणों में, है ना, इसके अलावा महाकाव्यों में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा बात? ठीक है। और हमने देखा कि नदियों के नाम, अब पहाड़ों के नाम क्या क्या है? तो सुक्तिमत पर्वत किसे कहा गया है? कहां पर स्थित है सुक्तिमत पर्वत? सुक्तिमत पर्वत कहां है? जल्दी से बताइए। सिहावा में। ठीक, सिहावा में है सुक्ति पर्वत। सुक्तिमत पर्वत किसे कहा गया है? सिहावा पर्वत को। ठीक है। सोम, अच्छा, हस्तु सोमा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? हस्तु सोमा। हस्तु सोमा किसे कहा गया है? हसदेव नदी को हस्तु सोमा कहा गया है। क्यों? क्योंकि हस्तु और सोमा नाम की 2 पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। कौन? आपकी हसदेव। अरपा को क्या कहा गया है? कृपा कहा गया है। क्या कहा गया है? कृपा कहा गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है जी। अब देखो, यहां तक चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब इसके बाद थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार करनी थी, किसको लेकर? आपके महाकाव्यकालीन छत्तीसगढ़ को लेकर। ठीक है, क्या? महाकाव्यकालीन छत्तीसगढ़ को लेकर एक हमको पृष्ठभूमि तैयार करना था, जिसमें मैंने बताया था, है ना, कि भाई क्या छत्तीसगढ़ जो है ना, क्या छत्तीसगढ़, वहां पर छत्तीसगढ़ जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ था, दंडकारण्य और मैदानी भाग, है ना, अरण्य क्षेत्र और मैदानी भाग। तो मैं अरण्य क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था कि भाई इक्ष्वाकु वंशी राजा कौन थे? दंडक थे, है ना। उनको श्राप के कारण यह क्षेत्र क्या हो गया? दंडकारण्य हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि रामायण काल में इसका नाम क्या था, है ना। रामायण काल में इसकी राजधानी क्या थी, ये हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद मैंने बताया था कि भाई क्या व्यवस्थ मनु जो था, है ना। अब इसके बारे में किसी को जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि थोड़ा सा आपको आपके इतिहास से परिचित कराना।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्या पीछे लेकर चलता हूं और यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में यहां पर चीजें क्या थी। तो देखो होता क्या है कि पृथ्वी पर जल प्रलय होता है ना। क्या होता है? पृथ्वी पर जल प्रलय होता है और जल प्रलय के कारण क्या होता है जी, पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है? डूब जाती है। और इसी समय मत्स्य अवतार होता है। किसका? भगवान का। जो दशावतार आपको पता है सिद्धांत, उसमें सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार होता है ना। तो मानव जाति खतरे में होती है, मानव का तो सर्वनाश हो जाता। तो मत्स्य अवतार होता है और एक नौका बनाकर, है ना, मनु जो है, व्यवस्थ जो मनु होते हैं, वैश्वत मनु, है ना, वो क्या करते हैं? अपनी पत्नी और कुछ ऋषियों के साथ, जो सप्त ऋषि थे उनके साथ बैठे हुए थे, उनके साथ वो क्या करते हैं? मानव जाति के आगे वंश के लिए वो क्या करते हैं? वहां से आपके बच के निकल जाते हैं और मत्स्य जो अवतार लिए रहते हैं भगवान विष्णु, वो उनको बचाते हैं। ठीक है। और व्यवस्थ मनु जो थे, है ना, ठीक है, इनके ही आगे संतानें होती, व्यवस्थ मनु की संतानें होती हैं और यही मानव वंश कहलाता है आगे चल के, है ना। बहुत आगे डीप हम पढ़ रहे हैं तो मानव वंश कहलाता है। और यह मानव वंश जो है ना, इसके देखो व्यवस्थ मनु तो बाद में है, इसके पहले आपको क्या मिलेंगे? भगवान ब्रह्मा मिलेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा और तुमको डेप्थ अगर जानना है, क्रोनोलॉजी जानना है कि इनका क्रम क्या था, तो मैं थोड़ा सा तुमको ब्रीफ कर देता हूं। होता क्या है कि ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं मरीचि, है ना। कौन होते हैं? मरीचि, है ना। मरीचि के पुत्र होते हैं कश्यप, है ना, ऋषि कश्यप जो होते हैं। और कश्यप के पुत्र होते हैं भगवान सूर्य, जिनको क्या कहा गया है? विवस्वान कहा गया है। विवस्वान कहा गया है। ठीक है, यही सूर्य है। ठीक है। और ये विवस्वान के पुत्र होते हैं मनु व्यवस्थ। कौन? मनु व्यवस्थ। ठीक है, क्लियर। तो मनु व्यवस्थ जो क्या होते हैं? आपके सूर्य पुत्र होते हैं और इन्हीं के समय पृथ्वी जिनमें जल प्लावन होता है और मत्स्य अवतार होता है ना। ये सतयुग का समय है। ठीक है, क्या चल रहा है? सतयुग का समय। और मनु क्या करते हैं? एक नौका में, है ना, किसमें? नौका में सप्त ऋषियों, है ना, और अपनी पत्नी के साथ उस जल प्रलय को क्या करते हैं? कुछ पशु जो पक्षी और होते हैं उनको लेकर वो क्या हो जाते हैं? बच निकलते हैं, है ना। और भगवान जो विष्णु है मत्स्य अवतार में, उनकी सहायता करते हैं जल प्लावन से बचने के लिए। फिर यहाँ पर मुंजवत पर्वत का वर्णन है और मुंजवत पर्वत में ये जाके रुकते हैं। उस समय की सबसे ऊंची चोटी है ना। और उसके बाद जब जल प्रलय शांत होता है ना, तो उसके बाद इन्हीं की संतानें आगे, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, मानव वंश कहलाती है। और उनके 11 संतानें होती हैं। 11 संतानों में, है ना, एक पुत्री होती है और 10 पुत्र होते हैं। ठीक है। 10 पुत्रों के बारे में बताया कि भाई इक्ष्वाकु जो है ना, इनके पुत्र आगे वंशज जो दंडक होते हैं, है ना, उनके नाम पर क्षेत्र दंडकारण्य होता है। ईला का विवाह होता है सोम से। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, है ना, चंद्रमा को कहते हैं, है ना। तो इनसे ना, इन्हीं से चंद्रवंशी शासक निकलेंगे। ठीक है, कौन? चंद्रवंशी शासक निकलेंगे यहीं से, ईला से। तो ईला के आगे जो पुत्र होते हैं उन्हीं से क्या मिलेंगे आपको? चंद्रवंशी शासक मिलेंगे, है ना। चंद्रवंश पुरुरवा इसके क्या थे? आदि पुरुष थे, है ना, इसी के वंश में। और यह वंश जो है ना आगे चलते रहता है। आपने सुना होगा भगवान राम के जो भी आराधना गीत होते हैं, उसमें सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो ये इक्ष्वाकु वंश के शासक होते हैं, ये आगे चलते जाते हैं। और आपको मैं बता दूं
कि ये इक्ष्वाकु जो वंश के शासक होते हैं, बहुत सारे शासक होते हैं, मांधाता एक शासक होते हैं, है ना। इन्हीं के कुल में भरत का जन्म होता है ना, इक्ष्वाकु के कुल में, और इन्हीं के ही कुल में रघु का जन्म होता है ना। रघु शासक होते हैं, है ना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ये विनीताश्व जो है ना, उन्हीं के आगे, है ना, सॉरी विनीतास बोलता हूँ, ये इक्ष्वाकु के ही आगे, ये मैं जो बता रहा था, इक्ष्वाकु के ही कुल में आगे रघु एक शासक होते हैं। इन्हीं के नाम पर जो भगवान राम का वंश है वो क्या कहलाता है, रघुकुल कहलाता है, ठीक है। और रघु के ही कुल में किसका जन्म होता है, दशरथ का जन्म होता है। और दशरथ, है ना, ठीक है, इनके श्राप की कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि भैया क्रोनोलॉजी चल के आ रही है, आपको अपने इतिहास से परिचित होना चाहिए, है ना। किसी व्यक्ति ने, है ना, और आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारी क्या, देखो कितनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति और परंपरा रही है। यानी हमारा जो इतिहास है ना, वो कब से है, पृथ्वी के, है ना, जन्म से है ना, मानव जाति के जन्म से ही हमारा इतिहास है और उसका वर्णन भी हमारे पास है ना। लेकिन चूंकि ब्रिटिश काल में कुछ पश्चिमी विचारक जो होते हैं, और इसके अलावा पश्चिमी विचारक जो होते हैं, उनके प्रभाव के कारण और क्या आपके कुछ क्या वामपंथी लेखों के कारण, अब ये सामान्य इंसान थे, इन्होंने कोई रिसर्च किया नहीं, ना ही हिस्टोरियन थे, और इन्होंने इस रामायण और महाभारत को क्या बना दिया, केवल माइथोलॉजी कह दिया। जबकि यह जो रामायण महाकाव्य है ना, ये माइथोलॉजी नहीं है, एक्चुअल में सत्य है। क्योंकि देखो ऐसा कोई चीज कनेक्ट तो हो नहीं सकता, है ना। इतने सारे साक्ष्य मिल रहे हैं आपको जगह जगह, इसके अलावा उसकी कनेक्टिविटी बन रही है ना। और विश्व के इतिहास में हम जो इन घटनाओं को देखते हैं कि पृथ्वी में जल प्रलय आया था, वो बहुत ही सत्य है, वो हुआ था, और उससे आप उसकी जानकारी आपको किसी सोर्स में मिल रही है, साहित्य में मिल रही है, तो इससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना, ठीक है। तो हमको इसीलिए अध्ययन करना जरूरी है। और अध्ययन करना क्यों और जरूरी है, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ का वेटेज जो है भारतीय इतिहास में नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में वो अध्ययन के रूप में शामिल नहीं किया गया है पूरी तरीके से। जबकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, देखो भगवान राम का ननिहाल था छत्तीसगढ़, माता कौशल्या की जन्मस्थली रही है वो। अब चूंकि जन्मस्थली रही है माता कौशल्या की, तो भगवान राम का नाना गांव हुआ, और नाना गांव के कारण भगवान राम हमारे क्या हुए, भांचा हुए, है ना, क्या हुए, हमारे भांचा हुए, है ना। तो भांजे होने के कारण, है ना, और अब वो भांचा भी कैसा, इतना बड़ा, है ना, क्या आपका महापुरुष बनता है, इतना बड़ा पथ प्रदर्शक बनता है, इतना बड़ा क्या करता है, राजधर्म को पालन करने वाला बनता है ना, ठीक है। समाज को एक संदेश देके जाते हैं, है ना, ठीक है। कौन, भगवान राम अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए अपना क्या राज काज, है ना, सब त्याग देते हैं। चाहते तो वो राजा होने के नाते अवहेलना कर सकते थे अपने पिता के आज्ञा की, है ना। सोचो, अर्थ को छोड़ दिया किसने, भगवान राम ने, ठीक है। और उसी प्रजा के लिए, है ना, बाद में जब वो, अब देखो इतने 14 वर्ष वनवास रहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, ठीक है। इस दौरान वो पति धर्म का पालन करते हैं और माता सीता के लिए, ठीक है, माता सीता के लिए पूरी सेना इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रावण के चंगुल से उनको छुड़ाते हैं। तो पतिव्रता पत्नी के लिए, है ना, एक पति का त्याग वो दिख रहा है ना। इसके अलावा और क्या दिखता है, जैसे ही उसी पत्नी को जितने इतने संघर्ष से उन्होंने प्राप्त किया था, है ना, उसको उत्तरकांड, खैर उत्तरकांड के बारे में एकदम हमको गहरे साक्ष्य तो नहीं मिलते, क्योंकि उत्तरकांड जो है बाद में संकलित हुआ है, और उसकी जो एक्चुअलिटी है ना, या उसके होने या ना होने पर ही हमको संशय। क्यों, क्योंकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में उत्तरकांड नहीं है ना,
महर्षि वाल्मीकि रचित जो रामायण है इसमें उत्तरकांड नहीं है। उत्तरकांड आपको बाद में रामचरितमानस में देखने को मिलता है, जो महर्षि तुलसीदास के द्वारा रचित की गई थी। तो अगर उसको साक्ष्य मान लें तुलसीदास के रामचरितमानस को, तो उसमें उत्तरकांड में देखने को मिलता है कि भाई क्या उस प्रजा के लिए, है ना, उन्होंने क्या माता सीता को भी त्याग दिया। तो राजधर्म का पालन करना, है ना, पुत्र धर्म का पालन करना, पतित्व धर्म का पालन करना, है ना, ऐसा कोई महापुरुष ही कर सकता है। ठीक है, सब जगह अपना क्या होता है, धर्म होता है, हर चीज की जगह अपना धर्म होता है ना। आज आप अपने जिस व्यवस्था समाज में रह रहे हैं उस समाज में जरूर ये आप सोच सकते हैं कि शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, धर्म पालन की बात आती है, तो एक कठोर व्यक्ति ऐसे निर्णय ले सकता है ना। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करेंगे किसकी, रामायण काल की। और रामायण काल हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। ये किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा, आपके महाकाव्य काल के अंतर्गत। मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल में हम पुराण काल का संकलन जो है उसको सूत्र काल के रूप में पढ़ते हैं, फिर महाकाव्य काल पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण महाभारत का जो संकलन है वो गुप्त काल तक चलता रहा, आपके 400 ईसा पूर्व तक यह चलता रहा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो रामायण काल, है ना, रामायण काल, मैं और इतिहास के बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा हूं, वहां पर क्रोनोलॉजी और भी हो सकती थी, और बड़ी क्रोनोलॉजी है जहां पर कैसे, है ना, चंद्रवंशी शासक, यदुवंशी शासक, और कैसे है और यदु दोनों एक ही वंश के हैं उसके बारे में भी है ना। आपको मैं बता दूं, है ना, क्या अगर आप क्रोनोलॉजी देखने पर जाएंगे ना, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से है और यदु एक ही वंश के हैं, है ना। कौन है और वधु। ठीक है, क्रोष्ट की संतानें जो हुई वो यादव कहलाई, और सहस्त्रजीत की संतानें है कहलाई, है ना। और ये सब कौन से हैं, जो कुरुष होते हैं। कुरुष क्या होता है, इक्ष्वाकु, आपके जो मनु व्यवस्था है उनके 10 पुत्रों में थे, एक था कुरुष। अब कुरुष में ही पहली बार आपको मैं बता देता हूं, कुरुष एक जनपद होता है जो वर्तमान में बुंदेलखंड के आसपास है। बुंदेलखंड, वर्तमान बुंदेलखंड के पास एक कुरुष जनपद था। कुरुष जनपद के राजा कौन थे, कुरुषु थे। और वहीं पर आपको पहली बार कमार जो जनजाति है उसके बसने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कमार जनजाति की, और इन्हीं कुरुष की संतानें, है ना, कारुष वंशी कहलाई, है ना, जो बुंदेलखंड के आसपास रहती थी। और इन्हीं के पुत्र ययाति होते हैं, और ययाति के आगे पुत्र होते हैं यदु, है ना। कौन होते हैं ययाति के पुत्र, कौन होते हैं, यदु। और यदु से ही यादव वंश प्रारंभ होता है। और यदु के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है क्रोष्ट और दूसरा का नाम होता है सहस्त्रजीत, है ना। क्रोष्ट की जो संतानें होती हैं वो कहलाती हैं यादव, है ना। और जो सहस्त्रजीत होते हैं वो अलग वंश प्रारंभ करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, है वंशी के शासक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, है। ठीक है, तो हर चीज का एक क्रोनोलॉजी भी है ना। ठीक है, आप जिस राजा प्रसेनजीत का वर्णन सुनते हैं वो सुसंधि जो इक्ष्वाकु वंशी शासक थे उनके पुत्र थे, है ना। तो पूरा क्रोनोलॉजी भरा पड़ा है, एकदम हर चीज का साक्ष्य है, हर चीजें हमारे आज भी पुराणों में वर्णित है ना। जरूरत है बस उसको एक्सप्लोर करने की। चलिए, तो हम रामायण काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो रामायण काल का अध्ययन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माता कौशल्या के जन्मस्थली से लेकर हम भगवान राम के वन गमन तक के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से देखते हैं। और साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, देखो कितना कनेक्शन है, माता कौशल्या की जन्मस्थली, ठीक है, इसके बाद और राजा दशरथ, है ना। कहानी सुनाऊंगा कैसे होता है। राजा दशरथ के कौन बहन, जिनका नाम आप बहुत लोग नहीं जानते, उनका नाम था शांता। ठीक है, भगवान दशरथ की एक क्या थी, पुत्री थी, सॉरी, है ना। भगवान दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता, है ना। आप लोगों में से बहुत जने नहीं जानते हैं, भगवान राम की एक बहन थी शांता, है ना। उसको, है ना, भगवान दशरथ ने, है ना, क्या कर दिया था,
उनको दे दिया था, ठीक है, उनका विवाह पहले ही हो गया था। तो जो शांता होती है ना, शांता जो होती है वो उनका आश्रम है, कहाँ पर, सिहावा में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो आगे आपको राम वन गमन परिपथ पढ़ोगे ना, तो उसके बारे में अलग से कहानी बताऊंगा कि वो क्या था, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भगवान राम क्या आते हैं यहाँ पर, जब चित्रकूट से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, चित्रकूट लास्ट उनका वहां पड़ाव था छत्तीसगढ़ के बाहर, और उसके बाद कहाँ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद जो 10 वर्षों की जो वन यात्रा है वो यहाँ कंप्लीट करते हैं। 14 वर्षों में 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया था, है ना, और इसके साक्ष्य मैं आपको बताऊंगा, है ना, और इसके अलावा अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कनेक्ट करूंगा। तो 10 वर्षों की यात्रा उन्होंने यहाँ कंप्लीट की। इसके बाद जब सीता माता को उन्होंने परित्यक्त किया, उत्तरकांड में जिसका वर्णन है ना, जो रामचरितमानस में वर्णित है, वहां पर, है ना, उसका भी वर्णन है कि सीता माता कहाँ, तुरिया में आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, वहां पर स्टे किया था, वहीं पर उन्होंने ठहराव लिया था, है ना, ठहराव नहीं कहूंगा बल्कि आश्रय लिया था, ये ज्यादा उचित है ना। तो आश्रय कहाँ पर लिया था, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। तो देखो, माता कौशल्या के जन्म से लेकर लव और कुश के जन्म तक छत्तीसगढ़ में एक इतिहास है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना मैं, अब देखो एक चीज और, ये सब और इंपॉर्टेंट क्यों जाता है आपके लिए, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जब पढ़ोगे तो प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले, क्या कौन कौन से काल के, मेनली 3 काल देखोगे, प्रागैतिहासिक काल, है ना, पाषाण काल से साक्ष्य, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ताम्र पाषाणकालीन मेगालिथिक एज जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो रामायण काल से, क्योंकि कंटेंट यहाँ पर भी सबसे ज्यादा है। तो प्राचीन काल में यहां से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, क्योंकि राम वन परिपथ जो सरकार वर्तमान में प्रमोट कर रही थी। इसके अलावा जो वर्तमान सत्ता है उसके जो बैकग्राउंड है उसमें भी कौन है, राम है। तो वहां से क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा आपके बनने चालू होते हैं, ठीक है। फिर अब देखो यहां पर, अब रामायण काल की जानकारी के स्रोत ना अलग अलग है। हम रामायण काल में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में यहां पर मैं बांट रहा हूं फिलहाल। तो एक तो मैदानी इलाका, ठीक है, जिसे आप किस नाम से जानेंगे, कोसल नाम से जानते हैं, है ना, कोसल का यह क्षेत्र, और दूसरा है अरण्य क्षेत्र, घनघोर जंगल वाला क्षेत्र जो है क्या, दंडकारण्य, क्या है, दंडकारण्य। लेकिन यह नाम और यह क्षेत्र की जानकारी कैसे मिलेगी, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जब इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास अध्ययन करना जब चालू करते हैं, तो हमको उसको बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि कनेक्शन कैसे होगा, है ना, कि भाई तत्कालीन नाम उस काल से कैसे जुड़ेगा। तो इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए कुछ साक्ष्य हैं। तो साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो यहां पर साक्ष्य देखते जाना, बताते जा रहा हूं एक एक करके साक्ष्यों को। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ये सबसे पहले हम देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में छत्तीसगढ़ के, यानी जो छत्तीसगढ़ आप कोसल कहते हैं, इस कोसल के कितने हिस्से बताए गए हैं, 7 हिस्से बताए गए हैं। कितने हिस्से बताए गए हैं, 7 खंड बताए गए हैं इस कोसल क्षेत्र के, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें सबसे पहला है आपका मेकल कौशल, मेकल कौशल, है ना, मैकल का जो क्षेत्र है मेकल कौशल बताया गया है। दूसरा है क्रांति कौशल, क्रांति कौशल दूसरा खंड है। तीसरा खंड कौन सा है, चेदी कौशल, है ना, कौन सा, चेदी कौशल, जो चेदियों का अधीन रहा होगा। फिर है दक्षिण कौशल, है ना, देखते जाना, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना। तो वायु पुराण के अंतर्गत कहा क्या कहा गया है कि भाई इस क्षेत्र कौशल के 7 खंड थे, मेकल कौशल, क्रांति कौशल, चेदी कौशल, दक्षिण कौशल, कोसी कौशल, क्या, कोसी कौशल, फिर है पूर्व कौशल, और लास्ट है कलिंग कौशल, ठीक है। समझ में, अब इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो दिशा के नाम पे 2 हैं,
एक है आपका दक्षिण कौशल, एक पूर्वी कौशल, है ना। पूर्वी कौशल कहा गया है, एक दक्षिण कौशल कहा गया है। ठीक है, क्षेत्र के नाम पर अगर हम बात करें तो इधर है चेदी कौशल, चेदी जनपद आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड का इलाका है ना, बघेलखंड, ये चेदी कौशल हो गया। ये पश्चिम में है आपका मैकल श्रेणी, तो मैकल कौशल हो गया। इधर पूर्व में क्या है जी, कलिंग है, तो क्या हो गया, कलिंग कौशल, है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कितने नाम मिल गए, 2 और 3 5, क्लियर हुआ। अब बचता है क्रांति और कोसी, क्रांति और कोसी दोनों का से स्टार्ट होते हैं, इससे दोनों याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो अगर नाम याद रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हो कि भाई ये हो गया पूर्वी और ये दक्षिणी कौशल, चेदी कौशल, मेकल कौशल, कलिंग कौशल, क्षेत्र के आधार पर, क्रांति कौशल और कोसी कौशल। इस तरह से ये 6 इलाके बताए गए हैं, 6 खंड बताए गए हैं किसके, आपके वायु पुराण में। वायु पुराण के बाद आते हैं बेटा किस पर, कौशल खंड, है। कौशल खंड नामक एक ग्रंथ है ना। इससे हमें जानकारी मिलती है किसकी, भानुमंत के वंशजों की, यानी इक्ष्वाकु से लेकर भानुमंत, है ना। मैंने बताया था ना कि इक्ष्वाकु आगे सॉरी ईला की जो संतानें होंगी, ईला की संतानों से ही, है ना, ये ईला की जो संतानें हैं, है ना, किसकी, ईला की जो संतानें हैं उसका वंशज पूरा बताया गया है, वंशानुक्रम बताया गया है, जो कहां तक आपको आगे वर्णन मिलेगा, कहां तक वर्णन मिलेगा, भानुमति भानुमंत तक वर्णन मिलेगा। और बताया है कि दशरथ से उनका विवाह होता है, ये सब चीजें आगे इसी क्रम में नग्नाजीत एक शासक होते हैं, तो नग्नाजीत तक वर्णन देखने को मिलता है आपको इसमें, नग्नाजीत तक, है ना। ईल वंशी जो शासक हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है किसमें, कौशल खंड में। आगे हम इसके बारे में डेप्थ पर चर्चा करेंगे, आगे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। तो राजा भानुमंत की वंशावली मिल गई, है ना। ठीक है, उनके पूर्वजों की वंशावली मिल गई। उसके बाद है आपका कौन, रामचरितमानस। कौन है, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है, रामायण पर मैं सबसे लास्ट में आऊंगा क्योंकि वहीं से मैं कहानी को स्टार्ट करूंगा। रामचरितमानस जो है वो रचित है किसके द्वारा, रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है, तो भैया तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तुलसीदास। ठीक, किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास। अब तुलसीदास जी ने इस क्षेत्र के बारे में बताया, किसके बारे में, दंडकारण्य के साल वनों का वर्णन। क्वेश्चन पूछेगा दंडकारण्य के साल वनों का वर्णन किसमें है, अब तुम यहां पर फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा रामायण, है ना। ठीक है, रामायण का संबंधित है और रामचरितमानस भी है, उसमें भी वर्णन मिलता है। लेकिन जब तुमको क्वेश्चन देगा कि साल वनों का वर्णन, 2 क्वेश्चन देख सकता है, दंडकारण्य का वर्णन कहां पर है, पहली चीज तो दंडकारण्य का वर्णन रामायण में भी है और रामचरितमानस में भी है, साथ ही साथ पुराणों में भी है। लेकिन दक्षिण कौशल में जो दंडकारण्य मौजूद था, उन दंडकारण्य के साल वनों का वर्णन जो आपको देखने को मिलता है वो रामचरितमानस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको वहां पर बताया जाएगा कैसे कैसे वर्णन देखने को मिलता है। तो वर्णन यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है कि भगवान राम और जब क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जो है ना। ठीक है, तो उनको जीवित करने के लिए, मूर्छा से बाहर लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ती है। तो संजीवनी जो बूटी होती है ना, संजीवनी जो बूटी होती है, संजीवनी का जो पौधा होता है, वो ले जाने के लिए कौन, हनुमान जी आगे आते हैं। हनुमान जी कहाँ, हिमालय जाते हैं, हिमालय। और हिमालय को जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो उस समय वो इस दंडकारण्य के साल वनों से होकर गुजरते हैं और दंडकारण्य के साल वनों का वर्णन वहां पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर, आपके यहां रामचरितमानस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो रामचरितमानस में दंडकारण्य के साल वनों का वर्णन, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने बताया कि भैया हर जगह अलग अलग चीजें मिल रही हैं। आगे मैं बताऊंगा कोसल खंड के बारे में, है ना। ठीक है, अभी क्रोनोलॉजी देखेंगे ना रामायण की, तो उस समय देखेंगे हम किसके काल में कौन सी घटना कैसे हुई। देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास को, है ना, आप इससे बेस्ट और कहीं नहीं पढ़ सकते जिस तरह से मैं पढ़ाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से आगे मैं जो तरीके से बताऊंगा। क्योंकि मोस्टली अभी तक मैंने जितनी भी पुस्तकें देखी हैं उसमें ना कहीं भी क्रोनोलॉजी यानी वंशानुक्रम के आधार पर चीज़ों को समझाने का प्रयास बहुत कम किया गया कि भाई कैसे वे आगे बढ़े और किसके काल में कौन सी घटना हुई। और जब क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से छपती हैं। वहीं अगर आप क्या करते हैं तोड़ फोड़ के भैया फैक्चुअल आप केवल कंटेंट पढ़ना चाहोगे तो वहां पर वो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी और आप भूल जाओगे, और इसीलिए आपका नंबर भी कम बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक है, इतना डेप्थ अध्ययन और आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो हम बात कर रहे थे रामायण की, रामायण काल की, और मैंने बताया कि भाई रामचरितमानस एक साक्ष्य इस काल को जानने का, कोसल खंड है एक साक्ष्य जानने का। इसके अलावा हमने देखा कि वायु पुराण में इसके 7 भाग बताए गए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट साक्ष्य के ऊपर, वो है रामायण। और रामायण की रचना किसने की थी जी? तुलसीदास ने की थी। सही बोल रहा हूं कि वेद व्यास ने की थी कि महर्षि वाल्मीकि ने की थी? किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस, वेद व्यास महाभारत, इसके अलावा महाभारत के अलावा भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा है वेद व्यास को ही बादरायण कहा गया है। ब्रह्म सूत्र की रचना की, पुराणों की रचना की किसने? ठीक है, किसने? वेद व्यास ने। वेदों को 4 भागों में बांटा किसने? वेद व्यास ने। वेदों को व्यास माने भागों में बांटने के कारण इनको वेद व्यास कहा गया। बादरायण बद्रीनाथ में जन्म होने के कारण कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। महर्षि कृष्ण द्वैपायन कहा गया, क्यों? क्योंकि किस द्वीप में जन्मे? द्वैपायन द्वीप में जन्म होने के कारण कृष्ण उनके रंग के कारण कहा गया। ठीक है, और क्या है महर्षि कृष्ण द्वैपायन के? वेदांत दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदांत दर्शन किसका है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या बादरायण का, दोनों एक ही है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इतिहास कनेक्ट करोगे तब मजा आएगा, ऐसे में बोरियत हो जाएगा। जब तक बैकग्राउंड आप नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा इतिहास में। कहानी जब तक मैं नहीं सुनाऊंगा तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है जरा आपके इसमें। देखो रामायण, रामायण में इस क्षेत्र के बारे में बताया कि भैया यह जो क्षेत्र है दक्षिण कोशल, ये एक्चुअल में जो कोशल है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, दंडकारण्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, मैं बात कर रहा हूं कोशल की। वायु पुराण में 7 भाग बताए गए, रामायण में कितने भाग बताए गए? 2 भाग बताए गए। कौन कौन से? एक है आपका उत्तर कोशल। कौन है? उत्तर कोशल। और दूसरा है दक्षिण कोशल। ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्या? उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल। ठीक, देखते जाइएगा। उत्तर कोशल जो है उसकी राजधानी थी अयोध्या, है ना, आज का अवध। ठीक है, क्या थी? अयोध्या इसकी राजधानी थी, उत्तर कोशल की। ठीक है, और ये इसके मध्य कौन सी नदी थी? सरयू नदी। कौन सी नदी बहती थी? सरयू नदी के तट पर स्थित है कौन? अयोध्या। कौन स्थित है? अयोध्या। और अयोध्या के शासक कौन थे? राजा दशरथ, जो रघुकुल के थे। कौन थे? राजा दशरथ, भगवान श्री राम के पिता। कौन थे? राजा दशरथ का शासन था। क्लियर है, समझ में आ रहा? कहानी आगे बताऊंगा, क्रोनोलॉजी के हिसाब से कहानी बताऊंगा। दक्षिण कोशल जो है ये सरयू नदी के इधर है। ठीक है, सरयू नदी के इधर है। क्लियर,
और यहां पर शासन कर रहे थे, यहां राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी थी दक्षिण कोसल की, कोसल या नागपट्टन। ठीक है, क्लियर? और इसी के कारण यहां की भाषा क्या थी? कोसली भाषा थी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन थी? यहां पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? कोसली। क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? कोसली थी। कोसल में कोसली भाषा बोला जा रहा है। यहां पर शासन जो था वो था भानुमंत का। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात? यहां तक क्लियर हुआ चीज? ठीक है, ये हमने एक बैकग्राउंड बना लिया। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें हुई। ठीक, अब मैं एक कहानी बताता हूं, कहानी के बाद, है ना? ठीक है, अपन क्या करेंगे? क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजों को जमाने की कोशिश यहां पर करेंगे। राजा दशरथ का होता है राज्याभिषेक। सभी राजाओं को मिलता है न्योता। भानुमंत जो दक्षिण कोसल के शासक होते हैं उनको भी न्योता मिलता है। राजा भानुमंत जाते हैं अपनी पुत्री के साथ, कहाँ? राजा दशरथ के राज्याभिषेक में। राजा दशरथ भानुमंत की पुत्री भानुमति, है ना, को देखकर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं और विवाह प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, इनकी पुत्री होती है भानुमति, है ना? ठीक है, कौन है माता? चूंकि वो क्या थी? राजदूहिता थी। राजदूहिता मैंने समझ रहा हो ना, बेटी है कहाँ की? कोसल की बेटी है ना? और कोसल की बेटी होने के कारण क्या कहलाई? कौशल्या कहलाई। क्या कहलाई? कौशल्या कहलाई। तो इनका विवाह, भानुमति का विवाह किससे हो जाता है? राजा दशरथ से होता है। चूंकि यह जो क्षेत्र, राजा भानुमंत की कोई पुत्र नहीं था, तो जब भानुमंत की मृत्यु होती है तो यह पूरा क्षेत्र किसको मिल जाता है? राजा दशरथ को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और आगे ये परंपरा आगे बढ़ती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहां तक की कहानी समझ में आई आपको कि भानुमति कौशल्या का विवाह किससे हुआ? राजा दशरथ से हुआ। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। कोसल कौन सी जगह है? ठीक है, कोसल ये जो छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है। मैं जब भी बात कर रहा हूं कौशल की तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की बात कर रहा हूं। ये दंडकारण्य, ये अलग क्षेत्र है। उस समय दंडकारण्य एक अलग राज्य क्षेत्र है, बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है। यहाँ ये अलग राज्य क्षेत्र है। जब भी बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की ही बात कर रहा हूं मैं। ये उत्तर का इलाका, यही क्या है आपका? कौशल है ना? कौन सा कौशल है? दक्षिण कौशल है यह। ठीक है, और ये यूपी से सटा हुआ है ना हमारा छत्तीसगढ़, और ये क्या है आपका? उत्तर कौशल है। ये क्या है? उत्तर कौशल है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहां से ये जानकारियां मिलती है। ठीक है, कि भैया क्या है, ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। ठीक है, अब चलो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं क्रोनोलॉजी के साथ, है ना? ठीक है, मैं हर चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी वंशावली के साथ, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं रामायण काल की, तो कौन सा युग है? कौन सा युग में चल रहे हैं हम लोग? अभी त्रेता युग में चल रहे हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार। कौन कौन सा? वामन अवतार, दूसरा कौन सा है आपका? परशुराम अवतार। ठीक है, और तीसरा है राम अवतार। ठीक है, परशुराम का वर्णन मिलता है क्योंकि उन्होंने शिव के द्वारा जो दिया है ना, भगवान शिव के द्वारा परशुराम जी को एक धनुष दिया था। भगवान शिव का धनुष था वो, है ना? ठीक है, और उसको किसने तोड़ दिया? दशरथ को दिया गया था। तो दशरथ ने उसको कहाँ रखा? किसमें? आप अपने दरबार में रखा। ठीक है, और वहां पर क्या था? स्वयंवर हो रहा था, है ना? भगवान राम पहुंचे हुए थे वहां पर। दशरथ ने कहा था कि भाई ये जो क्या है, धनुष को जो भी तोड़ेगा, है ना, सीता का विवाह उसी से होगा, है ना? सॉरी, जनक के दरबार में, है ना? दशरथ को नहीं, जनक को दिया था। तो जनक के दरबार में वो, है ना, क्या था? रखा हुआ था। और राजा जनक
ने स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसको क्या सीता से विवाह हो जाएगा। ठीक है, और राम जी क्या करते हैं, उस धनुष को तोड़ देते हैं। ठीक है, देन हम परशुराम जी क्रोधित होते हैं, पहुंचते हैं, है ना, इन सब का वर्णन मिलता है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे हम। चलो अब देखो क्रोनोलॉजी के हिसाब से अपन स्टार्ट करते हैं। तो त्रेता युग, ठीक है, समझ में आ रहा बात, त्रेता युग क्लियर है। त्रेता युग, और त्रेता युग में रामायण काल घटित होता है ना। कौन होता है घटित? रामायण काल। और रामायण काल में मैं बता रहा था कि भाई ये जो क्रोनोलॉजी मैंने बताई थी कि वैवस्त मनु से लेकर, है ना, ये पहली जो जानकारी मिलती है वंशावली के संबंधित, है ना, कोसल खंड से मिलती है। कोसल खंड में ना कहां से कहां तक बताया गया है, वो वैवस्त मनु से लेकर, अभी मैंने क्रोनोलॉजी बता दी तो बार बार नहीं लिखना है। वैवस्त मनु की संतान कौन होती है? ईला, और ईला का पुत्र होता है सुद्युम्न। कौन होता है? सॉरी, पौत्र होता है सुद्युम्न, है ना। और सुद्युम्न का पुत्र होता है कौन? आपका विनीताश्व, है ना। इसने विनीतपुर नगर बसाया था। ठीक है, जो बाद में किसकी राजधानी बनती है? सोमवंशी शासकों की राजधानी बनती है ना। मैंने बताया ना, सोमवंशी शासक जो होते छत्तीसगढ़ के, उनकी राजधानी बनती है विनीतपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सोमवंशी इसी से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, क्योंकि ईला का विवाह किससे हुआ था? सोम से हुआ था, और यहीं से सोमवंश स्टार्ट हुआ था। तो ईला का पौत्र कौन होता है? सुद्युम्न। ये ईला पुत्री होती है वैवस्त मनु की, और सुद्युम्न का पुत्र होता है कौन? विनीताश्व, है ना। और इसने कौन सा नगर बसाया था? विनीतपुर नगर बसाया था, जो किसकी राजधानी बनती है? सोमवंशी की। ऐसा वर्णन कहां देखने को मिलता है आपको? कोसल खंड के अनुसार। किसके अनुसार? कोसल खंड के अनुसार। कोसल खंड में बताया गया कि इसी विनीताश्व के वंश में एक शासक होता है महाकौशल। कौन होता है? महाकौशल। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसके नाम पर, है ना, इसके नाम पर क्षेत्र का नामकरण होता है। इसके नाम पर क्या होता है? क्षेत्र का नामकरण, यानी इस क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ है उसका नामकरण किसके आधार पर हो रहा है? इसी महाकौशल शासक के ऊपर हो रहा है ना। ये जानकारी कहां से मिल रही है? कोसल खंड से मिल रही है। और इसकी राजधानी, ये क्षेत्र कहां पर था भैया? विंध्याचल, विंध्य पर्वत के, है ना, दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में यह महाकौशल क्षेत्र था। और इसकी राजधानी थी कौन? नागपट्टन। नागपट्टन। ये जानकारी मिल रही कहां से? कोसल खंड से। ये अभी सब पूरी जानकारी यहां तक कोसल खंड से मिल रहा है। फिर बताया जाता है कि भाई इसके आगे, है ना, महाकौशल के उसमें, है ना, वंशावली में एक शासक होता है कौन? भानुमंत, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है ना। भानुमंत इसका शासक होता है इसके वंश में। इसकी पुत्री का नाम क्या होता है? भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कौशल्या नहीं कहूं तो ज्यादा, भानुमति कहूं उनका मुख्य नाम तो ज्यादा ठीक है ना। भानुमति, भानुमति का मायका है कौन? छत्तीसगढ़, है ना। भानुमति चूंकि राजदूहिता थी छत्तीसगढ़ की, इसलिए कौशल की, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? कौशल्या कहा गया। समझ में आ रहा है बात, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। कहानी मैंने बता दिया। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, है ना, और कौशल्या का विवाह किससे हो गया था? दशरथ से, राजा दशरथ से। तो यह संपूर्ण क्षेत्र, अब देखो यहां तक की जानकारी जो है भानुमंत के बाद, ये जानकारी कि दशरथ से इनका विवाह संपूर्ण क्षेत्र दशरथ को मिला। और दशरथ के बाद यह क्षेत्र किसको मिला? राम को मिला। और राम के बाद यह क्षेत्र कुश को मिला। और इसकी राजधानी जो थी वो कौन थी? कुशावती। कौन थी? कुशावती। क्या थी जी? कुशावती। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अच्छा, दशरथ जो है ना, राजा दशरथ, ठीक है, अच्छा, और ये भी बता देता हूं, उत्तर कौशल दो क्षेत्रों में बटा हुआ था उस समय।
उत्तर कौशल्य। सरयू नदी के उस तरफ अयोध्या, और सरयू नदी के इधर जो बाद आता था वो आता था इलाहाबाद, जिसको श्रावस्ती कहा जाता था तत्कालीन समय में। तो श्रावस्ती भी राजधानी थी इनकी। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? अब देखो, है ना, तो दशरथ के बाद यह क्षेत्र किसको मिला? राम को मिला, है ना। और राम ने यहां 14 वर्ष के वनवास में, कितने? 14 वर्ष के वनवास में कितना वर्ष व्यतीत किया? 10 वर्ष क्या किया? वनवास के रूप में व्यतीत किया। कहा जी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है। राम जी ने 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्ष कहां व्यतीत किया? छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया। मैं इसी यहीं पर लिखना जो क्रोनोलॉजी बता रहे हैं उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा बात? राम के बाद यह जो क्षेत्र है ये मिलता है कुश को, क्योंकि आफ्टर रामायणा, है ना, रामायण जो होता है राम के बाद क्या होता है? राज्य दो भागों में बंटता है, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो उत्तर कौशल किसको मिलता है? लव को मिलता है, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, है ना। कुश को क्या मिलता है? तो कुश को दक्षिण कौशल मिलता है, ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। कुशावती और कई जगह कुश स्थली भी नाम मिलता है, तो इसकी राजधानी थी कुश स्थली। ये ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? और आगे चलकर इसी कौशल खंड नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि कुश की परंपरा में एक शासक होता है नग्नाजीत। कुश के, है ना, परंपरा में एक शासक होता है, कौन सा? नग्नाजीत। कौन सा? नग्नाजीत शासक होता है। ठीक है, कौन सा शासक होता है? नग्नाजीत। ये महाभारत काल में आपको देखने को मिलेगा। महाभारत काल में, है ना, पांडवों के समकालीन था, पांडवों के समकालीन। कौन? नग्नाजीत। और ये नग्नाजीत जो है बेटा, है ना, इसकी ही पुत्री होती है सत्यभामा। कौन होती है? सत्यभामा, है ना। कौन होती है? सत्यभामा। और इसी सत्यभामा का जो विवाह है वो किससे होता है? श्री कृष्ण से होता है। किससे होता है? श्री कृष्ण से होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, ये 14 वर्ष का वनवास राम को क्यों मिलता है? तो राजा दशरथ की 4 पत्नियां, कि 3 पत्नियां, कितनी पत्नियां? 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, है ना। कौशल्या से जन्म होता है किसका? भगवान राम का, है ना। कैकेयी से जन्म होता है भरत का, है ना। और सुमित्रा, है ना, नंदन किसको कहते हैं? सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन कौन है? लक्ष्मण। ठीक है, और कौन? कौन? 4 भाई ना, और कौन है? सहदेव। ठीक है, तो राम लक्ष्मण सहदेव बोलता हूं, शत्रुघ्न। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण किसके पुत्र होते हैं? सुमित्रा के। एक युद्ध में दशरथ जो है कैकेयी के साथ, कैकेयी को वरदान था ईश्वर भगवान सूर्य का, ठीक है, कि उनको युद्ध, जिस युद्ध में वो जाए वो जीत जाएंगे, ऐसा वरदान था। तो युद्ध में जीतने में सहायता करती हैं राजा दशरथ की, उनकी जान बचाती हैं। तो राजा दशरथ उस समय वचन दिए रहते हैं किसको? कैकेयी को, कि तुम 2 वचन आप कभी भी मेरे से मांग सकती हो, 2 वचन, है ना। ये कौन कहते हैं? राजा दशरथ कैकेयी को कहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। राजा दशरथ एक बार आखेट करते रहते हैं वन में, है ना, और आखेट करते करते, है ना, वो क्या करते हैं? एक हंस का जोड़ा जो रहता है ना, ठीक है, वो मिलन करते रहता है, और वो क्या करते रहते हैं? एक हंस को मार देते हैं। वो कौन? राजा दशरथ। लग जाता है तीर, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी गम में वो जो दूसरा हंस का जोड़ा रहता है वो क्या करता है? मर जाता है, वहीं पर प्राण त्याग देता है। ठीक है,
कहानी है, नहीं नहीं, एक वो तो सॉरी, वो कहानी है आपकी उसकी शकुंतला और आपके भरत के पिता की, है ना, राजा भरत के पिता, है ना, वो कहानी अलग है। ठीक, मैं भूल रहा था, दोनों कहानी एक थोड़ी सिमिलर सी लगती। अच्छा, ये कहानी है, आपने सुना होगा श्रवण गाथा। आगे आप छत्तीसगढ़ में इसको देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन रामायण से संबंधित है ना। तो श्रवण गाथा बकावली वो आप पढ़ोगे तो श्रवण जो गाथा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो राजा दशरथ क्या होते हैं, एक बार आखेट के लिए आए रहते हैं और श्रवण कुमार जो है ना, ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, अपनी बूढ़ी माता पिता को चार धाम यात्रा पर लेके जा रहते हैं। अपने माता पिता, उनको प्यास लगती है तो वो किसको भेजते हैं, श्रवण कुमार को भेजते हैं, जाओ तालाब से पानी ले आओ, सरोवर से। राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण, है ना, राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण, है ना, किनको जैसे ही पानी को टच करते हैं तो शब्द भेदी बाण किसको जाकर लगता है, श्रवण कुमार को लगता है ना, ठीक है, श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार को जैसे बाण लगता है तो राजा दशरथ जब देखते हैं कि मैंने हिरण के बजाय किसी क्या इंसान को मार दिया है, तो जाकर उससे मिलते हैं, है ना, और श्रवण कुमार बताते हैं कि भाई मैं अपने बूढ़ी माता पिता को क्या करा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ, और तुमने क्या कर दिया, है ना, उनके लिए पानी ले जा रहा हूँ, तुम क्या कर दिया, वो कर दिया, है ना, है ना, और तुमको भी श्राप है, जिस तरह मेरे और तुम इतना कर सकते हो कि क्या करो, मेरे माता पिता को क्या कर दे दो, जल दे दो, ऐसा वो कहते हैं, और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब क्या अंधे माता पिता होते हैं श्रवण कुमार के, और राजा दशरथ उनके लिए पानी लेके जाते हैं उस अंधे माता पिता के लिए। तो अंधे माता पिता के लिए जब पानी पिलाते रहते हैं तो पूछते हैं मेरा बेटा कहाँ है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, श्रवण नहीं हो, है ना, ठीक है, इतनी क्यों देर लगा दी, ऐसा पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देता है, चुप रहता है। तो मेरा बेटा कहाँ है वो जान जाते हैं, कौन, श्रवण के पिता। और उसके बाद जब राजा दशरथ बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मुझसे गलती हो गया, ठीक है, तो उनकी माता तो वहीं पर देह त्याग देती है, कौन, श्रवण कुमार की माता। और उसके बाद श्रवण के पिता, है ना, उसी जल से, जिस जल से को पकड़े रहते हैं, उसी जल से वो श्राप देते हैं कि जिस तरह, है ना, मैं, है ना, अपने पुत्र के वियोग में, है ना, तड़प कर मर रहा हूँ, तुम भी उसी तरह, है ना, अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर जाओगे, ऐसा उनको श्राप दिया जाता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आपको आपके रोंगटे खड़े हुए कि नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। एक पिता जिसके सामने उसका पुत्र मर गया, है ना, और उसका दिया हुआ श्राप राजा दशरथ को लगता है ना, तो राजा दशरथ को श्राप देते हैं, है ना, ठीक है, कौन, श्रवण कुमार के पिता। और इसके ऊपर हम छत्तीसगढ़ में बचपन में गाना बहुत सुनता था, ठीक है, श्रवण गाथा का, है ना, कि उत्तर घुमा दे, दक्षिण घुमा दे, है ना, चारों धाम घुमा देना, एक लोटा पानी भर, बेटा जान गंवा देना। ये एक क्या है, गीत है जो बचपन में हम सुना करते थे, है ना। तो दशरथ को श्राप लगता है, और कैकेयी की एक क्या वो उसके मायके से एक आय रहती है, उसकी केयर टेकर, कौन, सुमंत्रा, ऐसा शायद कुछ नाम रहता है ना, मैं भूल रहा हूँ, है ना, मंथरा जो होती है वो कैकेयी की केयर टेकर होती है, मौसी ऐसे कुछ होती है। वो जब राजा राम का राज्याभिषेक होता है तो कैकेयी को भड़काते रहती है, और कैकेयी, ऐसे तो राजा राम से सबसे ज़्यादा स्नेह कैकेयी को था, जितना कौशल्या ने नहीं पाया उससे ज़्यादा कैकेयी ने पाला राम को। तो कैकेयी को जब भड़काया जाता है किसके द्वारा, एक्चुअल में कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है कि भरत को भेज दिया जाता है किसी दूसरे राज्य में युद्ध के लिए, और ठीक उसी समय
राम का राज्याभिषेक कर दिया जाता है दशरथ के द्वारा, और यह देखकर है ना कैकेयी क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, भटक जाती है। और कैकेयी उसके बाद राजा दशरथ से 2 वर मांगती है। पहला वर होता है कि किसको, राम को 14 वर्ष का वनवास, पहला वर है ना। और दूसरा वर मांगती है कि राजा भरत को क्या, राज्याभिषेक, राजा भरत को क्या, राज्याभिषेक। ठीक है। और उसके बाद राजा दशरथ जब सुनते हैं तब से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। राजा दशरथ राम को ये बात बताते हैं, है ना। ठीक है। और बाद में हमको पता है कहानी, राजा दशरथ की मृत्यु राम के वियोग में हो जाती है। भरत गद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान राम से चित्रकूट के पास या यहीं कहीं वो मिलने पहुंचते हैं, उनकी चरण पादुका लेकर ही शासन करते हैं, है ना। और पहली बार भारतीय इतिहास में क्या ऐसा साक्ष्य देखने को मिला जहां पर केयर टेकर राजा होता है। केयर टेकर राजा आपको आगे मुगल काल में भी देखने को मिलेगा, जहां पर स्वयं मुगल शासक है ना क्या क्या नहीं करेंगे, खुद अपने नाम के आगे किसकी उपाधि नहीं लगाएंगे, सम्राट या बादशाह की उपाधि नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक है। वो किसी दूसरे के बिहाफ में शासन करेंगे, ऐसा आपको वर्णन देखने को मिले। तो भारतीय इतिहास में पहला वर्णन शायद यहीं पर देखने को मिलता है, जहां पर क्या केयर टेकर राजा होता है, जो एक्चुअल राजा है, राजा राम ही है, लेकिन मैं उनके बिहाफ में केवल शासन कर रहा हूं, मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो ये उसकी कहानी है ना। और हमको पता ही है कि राम वन जो गमन होता है ना, उसमें चरण कौन कौन से होते हैं। अब देखो यहां तक तो चीजें ठीक है, ये आपका एक्चुअल में कहानी हो गया कि रामायण की कहानी कैसे चली, क्या क्या हुआ। ठीक है। लेकिन इसके बाद अब क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपको अध्ययन की अध्ययन भी देखना कि क्वेश्चन सीजीपीएससी या व्यापक में क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो यहां से क्वेश्चन ये तो नहीं बनेगा, कैसा बनेगा कि भैया इसकी राजधानी क्या थी, बहुत वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन हैं ये। कुश की राजधानी कुशस्थली कुशावती थी। कुश परंपरा का नग्न शासक किसके समकालीन था, तो पांडवों के समकालीन था। ठीक है। भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था, भानुमति था, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। भानुमंत के बाद राजा दशरथ को, दशरथ के बाद राम को यह क्षेत्र मिला। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे तो राम वन गमन परिपथ जो है वहां से क्वेश्चन बनेगा। ये इसकी बैकग्राउंड कहां से चालू होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राम वन गमन पर्यटन परिपथ जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। हमको सबको पता है कि भाई राम वन गमन जो पर्यटन परिपथ है ये लास्ट सरकार की योजना थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो मनुलाल यदु और डॉक्टर हेमू यदु, है ना, इनकी किताबों में था। इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में रामायण या दंडकारण्य रामायण ये रचना थी मनुलाल यदु की, और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ ये रचना है डॉक्टर हेमू यदु की। 2 किताबें हैं जिसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। इन 2 किताबों में छत्तीसगढ़ में राम से जुड़े स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन्होंने कितने करीब 170 से ज्यादा स्थल बताए हैं, है ना, कि इन्होंने इन दोनों बुक्स में। और इन दोनों बुक्स के आधार पर छत्तीसगढ़ के करीब 70, पहले तो 51 था, फिर करीब 70 स्थलों को चिन्हित किया गया कि इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, है ना। ठीक है, कितने स्थल, 75 स्थल इनको चिन्हित किया गया कि इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में। ठीक है। और हर जो स्थल है वो अपनी प्रासंगिकता रखता है ना, किसके संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में रामायण काल के संदर्भ में। तो आप देखेंगे, है ना, कि सीतामढ़ी हर चौका, अगर छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है तो यहाँ आपको सबको पता है कि ये भरतपुर जनकपुर जिला है। नाम ही क्या है, भरतपुर जनकपुर, है ना। ठीक है, एमसीबी बोलते हैं, है ना, भरतपुर जनकपुर चिरमिरी, ये जो कोरिया का हिस्सा था पहले, है ना, कोरिया जिला का। तो ये भरतपुर जनकपुर में है एक सीतामढ़ी हर चौका, है ना। तो सीतामढ़ी हर चौका जो है वहां से लेकर, है ना, सुकमा में रामाराम,
क्या, रामाराम, ये अंतिम स्थल है, चिटमटिन देवी का मंदिर वहां पर है ना। तो रामाराम जो अंतिम स्थल है, राम वनगमन पर्यटन, यानी राम यहाँ से आए, यहाँ से निकले, तो ये अंतिम स्थल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके कितने 75 स्थल हैं, उनमें से जो पहले चरण में कितने 10 स्थलों को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत होती है आपकी कौशल्या माता का मंदिर। तो कौशल्या माता के मंदिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं कला साहित्य में अलग से हम पढ़ेंगे कि भैया वो वहां पर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन माता कौशल्या का मंदिर का बैकग्राउंड तुमको मैं बता सकता हूँ कि सोमवंशी शासक जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया था, क्योंकि माता कौशल्या कौन से वंश की हैं, सोमवंश की हैं, सोमवंशी शासक है, जबकि भारत राजा राम कहाँ है, सूर्यवंशी शासक हैं। तो सोमवंशियों ने डेवलप किया, क्यों, क्योंकि ईला कौन से वंश की थी, सोमवंश की थी, और ईला के पुत्र होते हैं, यानी आगे प्रपौत्र भी कहो तो कौन होते हैं आपके, कौन, भानुमंत होते हैं। तो ये भानुमंत कौन थे, एक्चुअल में सोमवंशी शासक थे। तो कौन डेवलप करेगा, माता कौशल्या का मंदिर सोमवंशी शासक डेवलप करेंगे। तो सोमवंशी शासक जो डेवलप करेंगे उसका प्राचीन आप पुरातत्व की स्रोत जो है वो वहीं पर है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रामायण के राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं, कैसे याद किया जाए, कौन कौन से ऋषियों का आश्रम है वहां पर, ठीक है। उसके अलावा 10 स्थल जो हम देखेंगे, इसके अलावा मैं अन्य स्थलों के बारे में भी आपको मैपिंग के ही थ्रू बताऊंगा कि वो कौन कौन सी जगह में कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और क्वेश्चन जो बनता है वो यह बनेगा कि भाई फला स्थल है ना, वो कहाँ पर स्थित है, ये हो गया, और कौन सी ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, ये पूछेगा क्वेश्चन। मैं बता दूंगा कि कहाँ से पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाना है। इसके अलावा साहित्य से क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया बताइए कि है ना, फूलवासन, रामायणी, सरवन गाथा या बकावली है ना, ये सभी कौन से काल से संबंधित हैं, है ना। तो इन सब पर हम लोग कल के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, ठीक है। क्लास जो है वो ऐसे ही चलेगी, क्योंकि हम डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं किसका, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास का। अब बिना कहानी समझे आप ये सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते, कनेक्शन बहुत जरूरी है। अभी अगर मैंने आपको ये सोमवंशी कहानी नहीं बताई होती तो आप माता कौशल्या वाला प्रश्न आप शायद भूल जाते, लेकिन चूंकि मैंने क्रोनोलॉजी बताई कि ये सोमवंशी थी, इसीलिए आप माता कौशल्या का जो मंदिर है उसके निर्माण करता देख सकते हैं, है ना, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मजा आएगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, अच्छी लग रही होगी, है ना। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को पढ़ाते समय, है ना, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी इतिहास को लेकर बहुत ज़्यादा है, और इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने अतीत से परिचित कराता है, अपने आप को गौरवमयी करने का मौका देता है और आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर इतिहास आपका अच्छा हुआ, ज्योग्राफी अच्छा हुआ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती बाकी सब्जेक्ट्स में, है ना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। कहानी के रूप में याद रखेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठी रहेंगी, है ना। कहानी लंबे समय तक याद रहेंगी, फैक्चुअल पढ़ते जाओगे बेटा भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मुझको आप ज़रूर बताएंगे कि सर, है ना, क्लास अच्छी लग रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और थोड़ा सा कंसाइज करूं तो मैं कंसाइज करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।